I am Priyanka. Welcome to my channel Economics Classes, and we are doing previous year questions with complete explanation. So we have completed 16 parts of the lecture series of daily 10 questions and now this is part 70. So हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं that when current income includes negative transitory component. current income जो है वो कब ट्रांजिटरी कंपोनेंट इंक्लूड करती है, वो भी नेगेटिव. रिलेटिंग टू कंजम्पशन विथ करंट इनकम विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन ए है हमारे पास एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज लोअर देन द लॉन्ग रन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज हायर देन द एवरेज लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. थर्ड ऑप्शन है हमारे पास एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम that equals the long run average propensity to consume. और फोर्थ ऑप्शन है none of the above. So पहले ये है क्वेश्चन, आप बताइए कि क्या हो सकता है. ठीक है, दिख लिया. अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कि क्या बोला है. तो मिल्टन फ्राइडमैन के अकॉर्डिंग एक हाउस होल्ड की जो कंजम्पशन है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. पहली होती है परमानेंट और दूसरी होती है ट्रांजिटरी कंपोनेंट. तो परमानेंट कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन होती है? जो हमारी परमानेंट इनकम से निकलती है. प्लस ट्रांजिटरी कंजम्पशन कौन सी होती है? जिसे हम अनएंटिसिपेटेड कंजम्पशन बोलते हैं. मतलब हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया और ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ गई, जैसे डॉक्टर के बिल्स, अनयूजुअली हीटिंग बिल्स एंड लाइक. तो ट्रांजिटरी कंजम्पशंस लाइक ट्रांजिटरी इनकम वो कैसी हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम. अगर ये पॉजिटिव होती है तो हाउस होल्ड की जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो ग्रेटर देन होगी उसकी परमानेंट कंजम्पशन से. और अगर ये नेगेटिव होती है तो वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मीन्स कि एक्चुअल कंजम्पशन लोअर होगी परमानेंट कंजम्पशन से. तो ट्रांजिटरी इनकम की तरह ट्रांजिटरी कंजम्पशन को भी हम टेम्परेरी ही बोलेंगे. और फ्राइडमैन क्या एज्यूम करते हैं? दैट परमानेंट कंजम्पशन क्या है? इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम. अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे. ऑप्शंस में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि अगर हमारी करंट इनकम जो है वो ट्रांजिटरी नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट इंक्लूड करती है तो हमारी रिलेटिंग कंजम्पशन क्या होगी हमारी करंट इनकम के रिलेशन में, क्या प्रोड्यूस करेगी? तो देखो क्या प्रोड्यूस करेगी. एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी कम हो जाएगी लॉन्ग रन से? नहीं, हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जबकि हायर हो जाएगी हमारी एवरेज लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से. हम एवरेज ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे शॉर्ट रन में बजाय लॉन्ग रन के. इक्वल नहीं होगी, हायर होगी. यही हमने समझा है कि नेगेटिव होगी तो क्या सिचुएशन होगी. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन व्हेन. लिक्विडिटी ट्रैप कैसी सिचुएशन है, क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन फ्यूचर. जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, पोटेंशियल क्या होते हैं? जो करने वाले हैं, अभी उन्होंने की नहीं है पर वो इच्छा है उनकी कि वो इन्वेस्ट करेंगे. वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होंगे. सेकेंड क्या बोलता है? All potential investor expect the rate of interest to be fall in future, कि in future rate of interest fall होंगे, गिरेंगे. थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो अबव होगा क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट से. और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक. देख लिया. अब हम देखते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन. तो लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जिसको डिस्क्राइब किया है किसने? केन्जियन इकोनॉमिक्स में, जिसमें क्या बोला गया है? आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज फॉलन टू ए सर्टेन लेवल, liquidity preference may become virtually absolute in the sense that almost everyone prefers holding cash. देखो लिक्विडिटी ऐसी हो जाती है कैश की कि हर कोई चाहता है कि मैं अपना कैश होल्ड करके रखूं और जब तक ना आगे अपने इन्वेस्ट करूं जब तक मुझे इन फ्यूचर ये नहीं पता चले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले, बजाय कि मैं आज उसे लो इंटरेस्ट पे दे दूं.
rather than holding the debt which yields so low a rate of interest। मैं उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की बजाय ये एज्यूम करूं कि इन फ्यूचर अगर प्राइस राइज होंगे तो मैं अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट करूं, वहां पे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि इन नियर फ्यूचर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होंगे और मैं इन नियर फ्यूचर क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करूंगा कि रादर देन मैं उसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपना पैसा फंसा के रखूं। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन हेरोड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हेरोड मॉडल्स की इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें क्या बोला गया है, इफ वारंटेड रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। अगर हमारी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ से बिलो है, देन इट इज पॉसिबल टू मेंटेन अ स्टेडी ग्रोथ एट द वारंटेड रेट विद। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम स्टेडी स्टेट ग्रोथ बना सकते हैं वारंटेड रेट पे? तो हमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, कि कंटिन्यूली हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। सेकंड क्या है, कांस्टेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कांस्टेंट रेट रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट की। थर्ड ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूली डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव। तो देखो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ये होता है जीएन, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, और ये सेकंड वाला है हमारा जीडब्ल्यू, मींस वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या है, ज्यादा है, मींस वारंटेड रेट बिलो है किसके, नेचुरल के। ये नेचुरल है, ये वारंटेड है, ठीक है। वारंटेड रेट है जो किसके नीचे है, नेचुरल के नीचे है। इसका मतलब क्या है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ क्या कर रही है, फेल हो रही है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। हम सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे। हम जो हमने वारंटी दी थी कि हम इतना कर पाएंगे, हम उससे क्या कर रहे हैं, वो हम कम कर रहे हैं और हमारी नेचुरल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट ऑफ लेबर सप्लाई हमारी ज्यादा है बजाय ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के। इतनी कैपिटल नहीं है, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही और हमारी लेबर की सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है, जो क्या क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इकोनॉमी में इम्बैलेंस क्रिएट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मींस कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अब इसके एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। हेरोड-डोमर मॉडल के अकॉर्डिंग तीन तरीके की ग्रोथ होती है, ठीक है। वारंटेड ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ, तीनों के बारे में देखते हैं। वारंटेड ग्रोथ क्या है, इज द रेट ऑफ ग्रोथ एट विच इकोनॉमी डज नॉट एक्सपेंड इनडेफिनेटली और गो इनटू रिसेशन। इकोनॉमी इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ का मतलब क्या है, रियल में रियल रेट इंक्रीज कितना हो रहा है, रियल कंट्री की जीडीपी पर ईयर कितनी चल रही है, वो होती है एक्चुअल ग्रोथ। और नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ इज द ग्रोथ एन इकोनॉमी रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट की। हमें इतनी तो चाहिए मिनिमम कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन कर पाए। देखो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर लेबर फोर्स जो है वो 3% पर ईयर हर साल इंक्रीज हो रहा है, तो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करने के लिए एनुअल ग्रोथ भी 3% चाहिए ना, कम से कम चाहिए। अब हमें क्वेश्चन में ये ऑलरेडी पता चल गया कि ग्रोथ रेट जो है लेबर सप्लाई की वो तो इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कैपिटल की ग्रोथ नहीं है। मतलब हमारी वारंटेड रेट हमारी बिलो है किससे, नेचुरल से। तो इसकी वजह से कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी, कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ A.W. फिलिप्स इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ रिलेशन। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको करवाया है, A.W. फिलिप्स एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ रिलेशन के बारे में, कि A.W. फिलिप्स जो है वो क्या बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ऑप्शन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे बस ये बताना है कि कौन सा फीचर नहीं है इसका। ऑप्शन ए क्या है, ए नॉन लीनियर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज इन द वेज रेट। की क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और रेट ऑफ एक्सचेंज वेज रेट में। बी ऑप्शन क्या है, देयर इज ए लूप इन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द फिलिप्स कर्व। और सी क्या है हमारा, वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप प्रिडिक्टेबल होगा। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, फिलिप्स कर्व शिफ्ट करेगा व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट। अगर हमारा इन्फ्लेशन शिफ्ट करता है तो हमारा फिलिप्स कर्व भी शिफ्ट करेगा। हमें बताना है कौन सा फीचर नहीं है। तो अगर हम ट्रेड ऑफ का मतलब समझे तो ट्रेड ऑफ क्या है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव है।
A.W. फिलिप्स ने अपने रिसर्च पेपर में पब्लिश किया जो 1958 में पब्लिश हुआ था, और उन्होंने क्या बताया था कि नेगेटिव रिलेशन है। ये नेगेटिव रिलेशन को शो करता है बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल राइज करेगा, इन्फ्लेशन हमारी क्या करेगी, फॉल करेगी। तो फिलिप्स कर्व ने ये बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हायर इन्फ्लेशन एसोसिएटेड विद लोअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा, मतलब अपोजिट। तो फिलिप्स कर्व का जो कंसेप्ट है वो किस लिए उन्होंने यूज किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के लिए। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरी कंप्लीट इकोनॉमी को लेके चलता है। लेकिन ये क्वेश्चन जब उठा कि क्या जब एक सिचुएशन आई 1970s में स्टैगफ्लेशन की, ठीक है, जब हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, तो क्या इसमें फिलिप्स कर्व चल पा रहा था, क्या फिलिप्स कर्व की बातें सही थी, क्योंकि फिलिप्स कर्व तो नेगेटिव शो करता है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए, कंज्यूमर और वर्कर्स की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए क्या बताया गया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग रन में नहीं चल सकता, और इवन पोटेंशियली शॉर्ट रन में भी वो ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, अब हमने ऑप्शन में क्या देखा, ये पूछा गया था कि कौन सा फीचर नहीं है। अब आप अगर अपना डी ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन में क्या है कि एक्सपेक्टेड रेट हमारा इन्फ्लेशन शिफ्ट करेगा, जैसे फिलिप्स कर्व शिफ्ट करेगा। नहीं हो सकता ना, फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन में ना शॉर्ट रन में नहीं कर सकता, और इसको 1970s के स्टैगफ्लेशन ने प्रूव कर दिया था। हाँ, ये इनवर्स रिलेशन शो करता है, बिल्कुल सही है। एंटी क्लॉकवाइज है अराउंड फिलिप्स कर्व, बिल्कुल सही है। वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट हम रिलेशन प्रेडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन में उसे समझ लिया है। बट फिलिप्स कर्व शिफ्ट नहीं कर सकता जब हमारा इन्फ्लेशन शिफ्ट करेगा, इवन वो लॉन्ग रन में भी नहीं कर सकता और शॉर्ट रन में भी ज्यादा नहीं चलेगा। दैट इज बीइंग प्रूव्ड बाय स्टैगफ्लेशन इन 1970s। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सपोज देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। हमारा जो सप्लाई शेड्यूल है वो क्या है, वर्टिकल शेप में है। वर्टिकल कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना। एंड इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई, अगर हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो क्या सिचुएशन होगी। पहला ऑप्शन क्या है, रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चेंज द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और आउटपुट का जो कंपोजिशन है वो चेंज होगा, आउटपुट जो भी हम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। बी ऑप्शन क्या है, causes a proportional increase in real output, रियल आउटपुट में प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा उसके बराबर। सी ऑप्शन क्या है, हैज नो इफेक्ट ऑन द रियल मनी सप्लाई और द कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, रियल मनी सप्लाई पे या आउटपुट पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और डी ऑप्शन क्या है, causes द रियल मनी सप्लाई टू इंक्रीज, इसकी वजह से हमारी रियल मनी की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल वर्टिकल है, अगर नॉमिनल सप्लाई बढ़ती है तो क्या चीज होगी। ये है ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, मनी क्या है, एक न्यूट्रल है, बिकॉज नॉमिनल मनी सप्लाई हैज नो इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड द इंटरेस्ट रेट इन मीडियम रन। मनी हमारी न्यूट्रल रहेगी, नॉमिनल है, ठीक है, और उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी आउटपुट पे या फिर हमारी इंटरेस्ट रेट पे। और ऐसा क्यों, बिकॉज द आईसी कर्व जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, डज नॉट मूव, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ना ही हमारे इंटरेस्ट रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही हमारी इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट लेवल ऑफ आउटपुट ऑल्सो डज नॉट चेंज। अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, इंटरेस्ट भी नहीं चाह रहे, तो हमारा आउटपुट कैसे चेंज होगा, हमारी प्रोडक्शन भी चेंज नहीं होगी, है ना। सो क्या है, हमारी रियल मनी की सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही हमारे कंपोजिशन ऑफ आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडिफरेंस कर्व पे भी नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल, जो मुंडेल का फ्लेमिंग मॉडल है, ऑफ ओपन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग वेरिएबल दैट शिफ्ट द आईसी फंक्शन, जो हमारे आईसी फंक्शन को शिफ्ट कर दे, ऐसे वेरिएबल बताओ। ऑप्शन ए क्या दे रखा है हमें कि एक्सचेंज रेट राइज करे, ए राइज इन एक्सचेंज रेट। ऑप्शन सेकंड क्या है, एन इंक्रीज इन फॉरेन इनकम, हमारी फॉरेन इनकम इंक्रीज हो। ऑप्शन थर्ड क्या है, ए कट इन टैक्सेस, टैक्सेस कट हो, कम हो। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ए फॉल इन एक्सचेंज रेट, हमारा एक्सचेंज रेट क्या करे, फॉल करे।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर शिफ्ट द आईसी फंक्शन अपवर्ड टुवर्ड द राइट। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो हमारे आईसी फंक्शन को अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ। हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन सही बताने हैं। ठीक है, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल कौन सी इक्वेशन पे बेस्ड है, उसका आईसी कर्व क्या है? तो सी का मतलब कंजम्पशन, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट कितना है। तो फ्लेमिंग मॉडल, अगर हमारी ओपन इकोनॉमी है तो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। अगर बोला जाता है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हमारी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही होता, हम उसमें नेट एक्सपोर्ट नहीं लेते। अब देखते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस क्या कहते हैं कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट राइज होता है तो हमारी आईसी शिफ्ट करेगा, अगर हमारी फॉरेन इनकम बढ़ती है तो हमारा आईसी शिफ्ट करेगा, अगर हमारे टैक्सेस कम हो तो करेगा, और अगर हमारा एक्सचेंज रेट गिरता है तो करेगा। तो अगर आप देखो, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हाँ हमारा आईसी शिफ्ट करेगा, अगर हमारे एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो भी शिफ्ट करेगा, प्लस अगर हमारे टैक्सेस हमसे कम ले जाएं तो भी हमारा आईसी क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। जबकि अगर हमारे एक्सचेंज रेट कम हो गए तो हमारी इनकम कम हो जाएगी ना, हमारा रेट कम पड़ जाएगा अपनी इकोनॉमी का। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, ऑप्शन सही है बिल्कुल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंस मार्च 2010 हाउ मेनी टाइम्स द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द रेपो रेट। आरबीआई ने कितनी बार अपना रेपो रेट इंक्रीज किया है 2010 मार्च से लेकर। तो एक बात तो ये है कि ये है स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन है, मींस ये चेंज होता रहता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दे रखा है 13 टाइम्स तो 13 ही रहेगा हमेशा, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, एनटीए नेट के हिसाब से 13 टाइम्स इसका आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में 13 के अलावा 13 से कम सारे ऑप्शन दिखते हैं ना, 10, 11, 12, 9, तो ऑप्शन 13 बिल्कुल सही है। लेकिन 13 से ज्यादा दिखते हैं तो आपको एक बार तो देखना पड़ेगा करंट अफेयर भी, क्योंकि वो चेंज होता रहता है। अगर आज मैं बताऊं जरूरी नहीं है आप एग्जाम दो और वो सही हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज बीन सेट अप इन इंडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। बीपीएल फैमिलीज जो हैं अर्बन एरियाज में, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा तेंदुलकर कमेटी, ऑप्शन बी है सक्सेना कमेटी, ऑप्शन सी है लकड़वाला कमेटी और ऑप्शन डी है हासिम कमेटी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने कौन सी कमेटी सेटअप की है। तो प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एस.आर. हसीम। एस.आर. हसीम इनका पूरा नाम है। ठीक है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं अर्बन एरियाज में, उनके ऊपर इन्होंने कमेटी बनाई जिसके चेयरमैनशिप करी थी एस.आर. हसीम ने। ठीक है, और किसके ऊपर बनाई थी कि उनका रेजिडेंशियल, सोशल और ऑक्यूपेशनल वर्नेबिलिटी कैसी है। इन तीनों एस्पेक्ट्स को लेके, इन तीनों मेथोडोलॉजी को लेके इन्होंने ये बनाई थी। सॉरी थोड़ी गलती हो गई बोलने में। तो हमारी कमेटी कौन सी थी, हासिम कमेटी, मतलब ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट है। इन्होंने बनाई थी कमेटी फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीपीएल फैमिलीज इन अर्बन एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड स्वाभिमान। स्वाभिमान जो हमारा मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है वो फॉर्मली कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन ए क्या है फरवरी 2010, ऑप्शन बी क्या है फरवरी 2011, ऑप्शन सी है फरवरी 2009 और ऑप्शन डी है फरवरी 2008। तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि फरवरी 2011 को हुआ था स्वाभिमान इंक्लूड हमारा। देखते हैं, ये नेशन वाइड प्रोग्राम है। ठीक है, ये नेशन वाइड प्रोग्राम था जिसमें फरवरी 2011 को हुआ। प्लस इनका फोकस क्या था, ऑन ब्रिंगिंग द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के बहुत ही पिछड़े हुए सेक्शन हैं उनके ऊपर फोकस रखा और उनको ऐसे नेटवर्क में लाना ताकि जो अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो सब लेवल पे हो, उनके लिए भी हो, मतलब उनको बैंकिंग नेटवर्क के साथ जोड़ना ताकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट है वो सब लेवल पे सब लोगों को मिले।
तो ये था हमारा मेन इसका मोटिव जो हुआ था फरवरी 2011 को लॉन्च। प्लस महात्मा गांधी ने एक और कैंपेन लॉन्च किया था, जो किया था महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने किया था 2014 को। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन स्पीच दी थी इसके ऊपर और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन लॉन्च किया था। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये भी बता दिया कि ये भी आ सकता है, वरना फरवरी 2011 को ये मेथड हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो बोला गया है विच ऑफ द 5-year प्लान हैज लेड एम्फेसिस ऑन फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। कौन सा 5-year प्लान है जिसने फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात की है? ऑप्शन ए क्या है 11th 5-year प्लान, ऑप्शन बी क्या है 12th 5-year प्लान, ऑप्शन सी क्या है 10th 5-year प्लान और ऑप्शन डी क्या है 9th 5-year प्लान। ठीक है, कौन सा था हमारा 12th 5-year प्लान और क्या था उसके अंदर? 12th 5-year प्लान का फोकस था कि वो फास्टर ग्रोथ करे, इंक्लूसिव ग्रोथ करे, प्लस सस्टेनेबल ग्रोथ करे। मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, सबको इंक्लूड करके हो और ऐसी ग्रोथ हो जिससे फ्यूचर पे भी इफेक्ट ना पड़े। तो 12th जो 5-year प्लान था उसकी एवरेज एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी थी? 8.2% थी। और उसने आइडेंटिफाई किया था इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एज थ्रस्ट एरिया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो थे वो इसके ये थे। तो कौन सी हमारी थी? हमारी थी 12th 5-year प्लान। आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, एक लाइक कर देना। ठीक है, अपना ध्यान रखना और खुश रहना। थैंक यू सो मच।